हेलो एवरीवन, वेलकम इन सुपर साइंस क्लासेस। मैं अंकिता सिंह आज आपको क्लास 8 साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाऊंगी। चैप्टर फर्स्ट हमारा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 है जिसमें हम लोग देखेंगे व्हाट इज सोइंग। सोइंग क्या होता है? सोइंग मीन्स होता है बुआई। ठीक है, क्या होता है? सोइंग मीन्स बुआई। सोविंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी आर सेलेक्टेड। बोने से पहले अच्छी क्वालिटी वाले साफ और स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड। किसान जो होते हैं वो हमेशा उसी सीड्स को वरीयता देते हैं जिनसे कि ज़्यादा उत्पादन होता है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स हम कैसे करेंगे। सीड्स के चयन की क्या प्रक्रिया है। एक दिन पहेली अपने माँ को देखती है कि उसकी माँ किसी बर्तन में थोड़ा पानी लेती है और उसमें चने को भिगा देती है। कुछ मिनट बाद चने के जो कुछ बीज होते हैं वो पानी पे तैरना स्टार्ट हो जाते हैं। अब पहेली को ये देख के आश्चर्य होता है कि वो बीज जो है वो पानी पे क्यों तैर रहे हैं। एक्टिविटी 1.1 टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड एंड स्टार वेल, वेट फॉर सम टाइम। एक बीकर लीजिए, उसको आधा पानी से भरिए, उसमें एक मुट्ठी गेहूं के बीज डालना है, अच्छे से उसको मिलाना है, थोड़े टाइम वेट करना है। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या कुछ सीड्स पानी पे तैरने लगते हैं? वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। क्या जो लाइटर हैं या भारी हैं उनमें से कौन जो है वो डूब जाता है और कौन तैरता है? वाई वुड दे बी लाइटर मीन्स जो डूब जाएगा वो क्या रहेगा? हैवी रहेगा। जो तैरेगा वो क्या होगा? लाइट होगा। मीन्स ये वेसल से इसमें आप पानी लेंगे, इसमें ग्राम या व्हीट के कुछ सीड्स डालेंगे तो कुछ सीड्स क्या होंगे कि पानी पे फ्लोट करेंगे। जो सीड्स फ्लोट करेंगे वो लाइटर होंगे, हल्के होंगे, और जो डूब जाएंगे वो क्या होंगे? हैवी होंगे। क्लियर? वाई वुड दे बी लाइटर। अब जो तैर रहे हैं बोल रही है कि वो लाइटर क्यों हैं? डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड दस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। जो डैमेज सीड होते हैं वो खोखले हो जाते हैं, इसीलिए वो हल्के हो जाते हैं और पानी पे तैरने लगते हैं। क्लियर? दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज वन। ये जो है अच्छी सीडों से, अच्छे बीज से जो डैमेज बीज हैं, क्षतिग्रस्त बीज हैं, उनको अलग करने का बहुत ही आसान तरीका है। Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ट्रेडिशनल टूल के बारे में, परंपरागत औजार के बारे में। The tools used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp end. These ends pierce into the soil and place seeds there. बीजों को क्या किया जाता है कि कीप के अंदर डालने पर ये 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ फिगर में आपको ट्रेडिशनल टूल जो है वो दिखाया गया है। ये ट्रेडिशनल टूल है और यहाँ पे आपको ये फनल दिखाई दे रहा है जो 2 या 3 पाइपों से लगा होगा। इसमें जब आप बीजों को भरेंगे तो ये थोड़ी थोड़ी दूर पर बीजों को क्या करेगा? स्थापित कर देगा। क्लियर? तो पहला औजार बुआई का क्या है? ट्रेडिशनल टूल, परंपरागत औजार। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड जो टूल्स है वो क्या है? सीड ड्रिल। ठीक है, Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractor. आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। This show the seeds uniformly at equal distance and depth. इसके द्वारा बीजों में समान दूरी व गहराई बनी रहती है। It ensures that seeds gets covered by the soil after sowing. यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं। This protects seeds from being eaten by birds. इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है।
सोविंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय व श्रम दोनों की बचत होती है। क्लियर। सीड ड्रिल का फिगर हम आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए ये फिगर किसका है, सीड ड्रिल का है, ठीक है, जिसकी कि निम्न विशेषताएं आपको बताई गई हैं। क्लियर। अब हम लोग आगे देखते हैं। देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। आई फाउंड डैट लिटिल प्लांट वर कीप्ड इन स्मॉल बैग्स। वाई आर दे कीप लाइक दिस बैग। मेरे विद्यालय के समीप एक नर्सरी है जहाँ पे ढेर सारे पौधे रखे जाते हैं। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? ठीक है, ये कौन कह रहा है? ये बूझो कह रहा है। सीड ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले नर्सरी में उगाया जाता है। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली। पौधे तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेतों में लगा दिया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। कुछ वनी पौधे और पुष्पी पौधों को भी नर्सरी में उगाया जाता है। क्लियर। Appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plant। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच में उचित दूरी होना अत्यंत आवश्यक होता है। This allow plant to get sufficient light, nutrients and water from the soil. At times, a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. ठीक है, इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अत्यधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब बुआई के बाद खेतों में खाद व उर्वरक मिलाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होता क्या है। The substance which are added to the soil in the form of nutrients for healthy growth of plant are called manure and fertilizers। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। The substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plant are called manure and fertilizers। Clear? I saw a healthy crop growing in a farm। मैंने एक खेत में उगने वाले स्वस्थ फसल पौधों को देखा। In the neighboring farm the plant were weak। जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। Why do some plant grow better than other? कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? ये कौन कह रहा है? बूझो। सॉयल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। ठीक है, तो खनिज पदार्थ मिट्टी कौन प्रदान करता है? पौधों को मिट्टी प्रदान करती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। यह पोषक, ये न्यूट्रिएंट्स पौधों की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। क्लियर। इन सर्टेन एरिया फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कुछ क्षेत्र में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। तो कल्पना कीजिए कि जो उनमें न्यूट्रिएंट्स होते होंगे वो कहाँ जाते होंगे, उनके साथ क्या होता होगा। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉयल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद डालते हैं। This process is called manuring। यही प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? खाद देना। Improper or insufficient manuring result in weak plant। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। क्लियर। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं,
तथा इसका अपघटन होने के लिए इसे खुले में छोड़ देते हैं। क्लियर? द डिकम्पोजिशन इज कास्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में यूज़ किए जाते हैं, जैसा कि आप लोग क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़े होंगे। अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 1.2। टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित करेंगे। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग। इनमें से एक ही आकार वाले 3 सीडलिंग्स को क्या करेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स। अब 3 ग्लास ले लेंगे या उसके जैसा कोई भी बर्तन यूज कर सकते हैं। ABC उस पर मार्किंग कर देंगे। 2 ग्लास ए एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉयल मिक्सड विथ लिटिल काउ डंग मैन्योर। क्लास ए में क्या करेंगे? क्लास ए में हम लोग लिटिल अमाउंट के सॉयल में काउ डंग को खाद के रूप में मिक्स करेंगे। ग्लास बी में सॉयल में यूरिया मिक्स करेंगे। टेक सम अमाउंट सॉयल इन ग्लास सी। और ग्लास सी में भी थोड़ा सॉयल लेंगे और उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। नाउ प्योर द सम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग इन देम। अब क्या करेंगे हम कि इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख देंगे और प्रतिदिन पानी देते रहेंगे। 7 से 10 दिनों के बाद उनकी वृद्धि को हम लोग क्या करेंगे? नोट करेंगे कि 7 से 10 दिन के बाद उनमें क्या होता है। क्लियर? एक्टिविटी करने के बाद आप लोगों ने क्या देखा? क्या तीनों ग्लास के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? क्या गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है? किस गिलास में पौधों की वृद्धि सबसे अधिक है? ठीक है, तो इसको आगे की बातें जानने के बाद हम पता करेंगे। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषक तत्वों से समृद्ध होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। वो खाद से कैसे भिन्न होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री। फर्टिलाइजर्स का जो प्रोडक्शन होता है वो फैक्ट्री में होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, NPK मीन्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। क्लियर? द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, पैडी एंड मेज। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सॉयल लेस फर्टाइल। लेकिन अगर उर्वरकों का अधिक उपयोग होता है तो मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave in the field uncultivated in between two crops। अतः मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा 2 फसल के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। क्लियर? द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrients. खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति भी हो जाती है। इससे मिट्टी के जो भी न्यूट्रिएंट्स जो कि नष्ट हुए हैं, जिनका कि यूज़ पौधे कर चुके हैं, उनकी भी कमी पूरी हो जाती है। क्लियर? Another method of replenish the soil with nutrients is through crop rotation. मिट्टी में पोषक की प्रतिपूर्ति का एक अन्य तरीका क्या है? क्रॉप रोटेशन मीन्स फसल चक्रण। दिस इज डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। मीन्स हम एक फसल अगर इस सीजन में लगाए हैं तो अगले सीजन में कोई दूसरी फसल लगाएं। क्लियर? Earlier farmers in the northern India used to grow leguminous as fodder in one season and wheat in the next season. पहले उत्तर भारत में जो किसान रहते थे वो फलीदार चारा एक ऋतु में लगाते थे तथा गेहूँ दूसरी ऋतु में लगाते थे। This help in the replenishment of the soil with nitrogen.
इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण हो जाता था, फिर से नाइट्रोजन की मात्रा मिट्टी में कंप्लीट हो जाती थी। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है कि आप लोगों को भी यही पद्धति अपनानी चाहिए। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। प्रीवियस क्लासेस में आप लोग राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हों। These are present in the nodules of roots of leguminous plants. They fix atmospheric nitrogen. ये लेग्यूमिनस प्लांट के नोड्यूल्स के रूट के नोड्यूल्स में पाए जाते हैं और क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाले जो नाइट्रोजन है ये उनका स्थिरीकरण करते हैं। पौधे जो होते हैं वो वायुमंडल में के गैसियस फॉर्म में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वो जो बैक्टीरिया जो कि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में पाए जाते हैं वो उनको सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसका कि यूज़ पौधे आसानी से कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। फर्टिलाइजर इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट। उर्वरक एक मानव निर्मित साल्ट है। मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू। खाद एक प्रकार का प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है जबकि खादें खेतों में बनाई जाती हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉयल। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉयल। खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। क्लियर। टेबल 1.1 गिव द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। आपको टेबल 1.1 में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बीच डिफरेंस बताए गए। अब हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ मैन्योर। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? इट इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉयल। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इट मेक्स द सॉयल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजली। ये मिट्टी को अत्यधिक भुरभुरी और पोरस बनाती है, मीन्स छिद्र युक्त बनाती है, जिसके कारण उसमें गैसों का जो एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, वो आसानी से होता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ये मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करती है। अर्थवर्म की ग्रो कराती है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉयल। इस जैविक खाद से मिट्टी का जो टेक्सचर है, मिट्टी का जो गठन है जिनसे मिलके वो बना हुआ है, वो भी सुधर जाता है। क्लियर। अब खेतों में खाद पड़ गई, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसकी सिंचाई करेंगे, इरिगेशन करेंगे। ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव। सभी जीवित प्राणियों को जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पानी की होती है। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? वाटर होता है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो एब्जॉर्ब, जिसके साथ खनिज और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। पौधों में लगभग 90% जल होता है। वाटर इज इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक्स प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। पौधों में 90% जल होता है और जल पौधों के लिए आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट। जल में घुले हुए पोषकों का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से भी क्या करता है? रक्षा करता है।
To maintain the moisture of the soil for healthy crops growth, field have to be watered regularly. यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेतों में नियमित रूप से जल देना आवश्यक होता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। द टाइम एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉयल टू सॉयल एंड सीजन टू सीजन। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टियों एवं ऋतुओं में भिन्न भिन्न होती है। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटर इज हायर। गर्मियों में पानी देने की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों है? Could it be due to the increased rate of evaporation of water and the soil from the soil and the leaves? ऐसा क्यों होता है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों को इवोपरेशन की दर अधिक होने से होता है? इवोपरेशन क्या होता है? वाटर लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में जिस प्रोसेस के द्वारा कन्वर्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। क्लियर? अब देखिए बूझो क्या कह रहे हैं। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। इस वर्ष पानी देते समय मैं अत्यधिक सतर्क हूँ क्योंकि पिछली बार गर्मियों में मेरे पौधे सूख गए थे। क्लियर? सोर्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के स्रोत क्या हैं? द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड कैनाल्स। ये सभी क्या हैं? सिंचाई के स्रोत हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के पारंपरिक तरीके। द वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजियंस फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं। Cattle or human labor is used in these methods. So these methods are cheaper but less efficient. The various traditional ways are. मवेशी तथा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते हैं परंतु कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं। देखिए कौन कौन से तरीके बताए गए हैं। फर्स्ट क्या है? मोड मीन्स पुली सिस्टम। सेकेंड क्या है? चेन पंप। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। थर्ड है ढेकली। फोर्थ क्या है? रहट, लीवर सिस्टम। ठीक है। सभी के फिगर आपको दिखाए गए हैं। ठीक है। ये क्या है? रहट है। ये क्या है? ढेकली है। इधर चेन पंप है और उधर मोट है। क्लियर? Pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps. जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू सी वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड यूज्ड आर एज फॉलो। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियाँ निम्न है। फर्स्ट क्या है? स्प्रिंकलर सिस्टम मीन्स छिड़काव तंत्र। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो। नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल्स लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइपों में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे कि वर्षा हो रही हो। ठीक है। इसका छिड़काव जो है वो पौधों पर इस तरह होता है कि जैसे कि वर्षा हो रही हो। क्लियर? छिड़काव लॉन कॉफ़ी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। नेक्स्ट सिस्टम हमारा क्या है? ड्रिप सिस्टम, ड्रिप तंत्र। क्लियर? ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स।
इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट, गार्डन एंड ट्री। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। फलदार पौधों, बगीचों और वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इट इज़ अ बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए क्या है? एक तरह का वरदान है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। अब हम लोगों ने खेतों में पानी दे दिया, अब हम क्या करेंगे? खरपतवार से अपने फसल की सुरक्षा करेंगे। बूजो एंड पहेली वेंट टू अ नियर बाय वीट फील्ड एंड सॉ दैट देयर वर सम अदर प्लांट्स इन फील्ड ग्रोइंग अलोंग विथ वीट प्लांट्स। बूजो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। हैव दीज अदर प्लांट बीन प्लांटेड पर्पजली? क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली along with the crops. These undesirable plant are called weeds. खेतों में कई अन्य अनवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। क्लियर? द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crops plant for water, nutrients, space and light. निराई आवश्यक है, वीडिंग आवश्यक है, क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर, मीन्स उनसे कंपटीशन कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है। कुछ खरपतवार जो होते हैं कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्यों और पशुओं के लिए विषैले होते हैं, इसलिए इनको निराई के द्वारा हटा दिया जाता है। क्लियर? फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। खरपतवार हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीकों को अपनाता है। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स्ड विद द सॉयल। फसल उगाने से पहले खेत को जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। खरपतवार हटाने का सबसे सर्वोत्तम समय क्या है? उनमें पुष्पड़ एवं बीज बनने से पहले ही खरपतवार को फसल से अलग कर देना चाहिए। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य जो है वो खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। क्लियर? वीड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। रासायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे 2,4-D। These are sprayed in the field to kill the weeds. They do not damage the crops. खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the fields with a sprayer. खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर की सहायता से खेतों में इसका छिड़काव करते हैं। Do weedicides have any effect on the person handling the weedicide sprayer? क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? As already mentioned, the weedicide are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seeds formation. Spraying of weedicides may affect the health of farmers, so they should be these chemicals very carefully. जैसा कि पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पड़ एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए तथा छिड़काव करते समय अपने मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए। क्लियर? अब हमारे फसल से खरपतवार भी बाहर निकल गए, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप्स इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है।
द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं या धरातल के पास से उसको काट लेते हैं। एक अनाज के पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में ये जो क्रिया है, ये जो प्रक्रिया है वो सिकल्स के द्वारा की जाती है, दराती के द्वारा की जाती है, अथवा मशीन का उपयोग भी किया जाता है जिसको कि क्या बोलते हैं हम लोग, हार्वेस्टर बोलते हैं। क्लियर। काटी गई फसल के बीजों या दानों को भूसों से अलग करते हैं। जब हम काट के लाते हैं फसल को तो उससे दानों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। ये जिस मशीन की सहायता से किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कंबाइन बोलते हैं। ये क्या है, कंबाइन है, एक प्रकार की मशीन है जिससे कि फसल से उसके ग्रेन्स को अलग किया जाता है। विच इज़ इन फैक्ट द हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों का क्या है, संयुक्त रूप है। ये फसल को काट भी देता है और उससे उसके दानों को अलग भी कर देता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग सम टाइम स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न्ड बाय फार्मर। पहले इज वरीड सी नो डैट इट कॉज पोल्यूशन, इट मे आल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप लेइंग इन द फील्ड। कटाई के बाद कभी कभी तने के कुछ टुकड़े खेत में रह जाते हैं जिन्हें किसान जला देते हैं। पहले उन टुकड़ों को खेत में जलाने के कारण चिंतित है। वो जानती है कि इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का भी खतरा होता है। क्लियर। फार्मर्स विद द स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड्स डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चॉप बाई विनोइंग। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर विनोइंग कर क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं, जिसके बारे में आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। क्लियर। ये क्या है, विनोइंग के लिए जिस मशीन का हम लोग यूज़ करते हैं वो ये है। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे हार्वेस्ट फेस्टिवल, फसल के पर्व। 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। ठीक, स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी लोग कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी से मिलकर मनाते हैं। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या एवं बिहू, ये सभी इनसे कटाई की ऋतु के फसल के साथ क्या हैं, जुड़े हुए हैं। जब फसलों की कटाई होती है तब ये त्यौहार मनाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है स्टोरेज, मीन्स भंडारण। हम लोग सब कुछ कर लिए, मिट्टी अच्छी तरह से तैयार किए, बीज लगाए, पानी दिए, खरपतवार निकाले, कटाई किए, उनसे अलग किए उनको। अब क्या करेंगे, जो अनाज के दाने अलग हुए हैं उनको स्टोर भी तो करना है। ठीक है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ड फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है। तो यदि फसल के दाने को सुखाए बिना भंडारित किया जाता है तो उनके खराब होने के अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है जिससे उनकी नमी में कमी आएगी। ठीक है, जिससे उनकी नमी कम होगी। नमी कम होने के साथ ही साथ जो कीट पीड़क होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, इनसे भी उनकी क्या होगी, सुरक्षा होगी। ठीक है। अब देखिए ये क्या कर रही हैं। आई सा माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट। आई वंडर वाई। मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की कुछ पत्तियाँ रखते हुए देखा। मुझे आश्चर्य हुआ वो ऐसा क्यों करती हैं।
Farmer store grains in a jute bags or metallic bins. However, large scale storage of grains is done in Seoul and granaries to protect them from pests like rats and insects. देखिए, किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों या धातु के बड़े पात्र जिन्हें बीन्स कहते हैं उनमें करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो या भंडार गृह में किया जाता है, जिससे कि उनको पीड़कों जैसे कि चूहों एवं कीटों से सुरक्षित रखा जाता है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किए जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? फूड फ्रॉम एनिमल्स, जंतुओं से भोजन। जैसा कि टेबल 1.3 में दिखाया गया है, मिल्क किससे मिलता है? काऊ से, बुफेलो से, सी गोट से, सी कैमल से। इसी तरह कुछ और एनिमल प्रोडक्ट भी हैं, जैसे घी हो गया, कर्ड हो गया, ठीक है, मीट हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, चिकन हो गया। ये सभी क्या हैं? एनिमल सोर्स हैं जो कि आपको एनिमल से मिलते हैं और आप इनको खाने के लिए यूज़ करते हैं। आप इस टेबल को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल आल्सो प्रोवाइड्स अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। इसको कंप्लीट करने के बाद आपने देखा होगा कि पौधों की तरह जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। Many people living in coastal area consume fish as major part of their diet. समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। In the previous classes you have learned about the food that we obtain from plant. पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ के विषय में आप पढ़ चुके हैं। We have just seen that the process of crop production involve a number of steps like selection of seed, sowing and etc. Similarly, animal reared at homes or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के लिए विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास की देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है, जंतुओं को पालना, उनकी देखभाल करना, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, पशु पालन। क्लियर? फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। मछली हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी है, स्वास्थ्यदायक है। We get cod liver oil from fish which is rich in vitamin D. मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।